हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल रूटीन जारी कर दिया है, जिनमें 14 फरवरी से एग्जाम है। और दोस्तों 14 फरवरी को ही जो है ना पहले आपका गणित का एग्जाम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना गणित का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना, समझ लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाले वीडियो से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते समझ लेते हैं तो आप जो है ना कभी भी नहीं भूलेंगे। सातों जन्म तक आपको जो है ना सभी प्रश्न का उत्तर और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपको याद रहने वाला है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्कुल एंड तक देखना है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है ना, सभी प्रश्न आपका वायरल है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और यहाँ पे सभी प्रश्न जो है ना आपको काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा, बारी बारी से समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि पाई बटे 2 क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय अपरिमेय दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग फटाफट से इसको अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाई क्या होता है। तो फ्रेंड, आप कहेंगे पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यानी कि अपरिमेय संख्या पाई हो गया और 2 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पहले क्या बताया कि पाई जो है ना दोस्तों एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है और 2 जो है ना दोस्तों एक प्रकार का परिमेय संख्या है। जब हम लोग अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इतना ही नहीं, अगर आपका ये बट्टे के फॉर्म में नहीं रहता या फिर प्लस रहता या फिर माइनस रहता या फिर गुना के फॉर्म में रहता ना, तो तब भी ये क्या होता दोस्तों, अपरिमेय संख्या ही रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, यहाँ पे देखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं, योगफल, फिर यहाँ पे भागफल कह सकते हैं। और इनके साथ साथ अंतर भी होता है दोस्तों। और इनके साथ साथ आपका जो होता है ना योगफल, भागफल, अंतर और गुणनफल, सभी जो होती है ना दोस्तों क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना अब अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, भागफल, अंतर तथा गुणनफल क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया द्विघात बहुपद या फिर रैखिक बहुपद, और ऑप्शन सी त्रिघात बहुपद या फिर चतुर्थ घात बहुपद। तो फ्रेंड, काफ़ी सिंपल है। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद करते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो रैखिक बहुपद होता है ना, इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ax + b होता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, 2 घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को 3 घात बहुपद कहते हैं, और 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हम जो है ना एक एक क्वेश्चन काफ़ी डिटेल के साथ बताएंगे। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 0 या फिर 1, और ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 3। तो फ्रेंड, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका व्यापक रूप। तो फ्रेंड, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, क्या होता है, ax + b होता है। तो हम लोग घात को कैसे पहचानेंगे, जिस चर राशि की पावर में जो दिया रहता है वही आपका, उससे पता चलता है कि ये कौन सा बहुपद है। तो फ्रेंड, यहाँ पे चर राशि क्या है, x है, तो इसके पावर 1 छिपा हुआ है। तो रैखिक बहुपद का जो घात होता है ना दोस्तों, कितना होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। और दोस्तों त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, 3 होता है। और द्विघात बहुपद का घात कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। और अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से क्लियरली याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% जो है ये भी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना दोस्तों, क्या होता है, ax² + bx + c होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो a होते हैं ना दोस्तों x² का गुणांक होते हैं, और जो x होते हैं मतलब जो b होते हैं x का गुणांक होते हैं, और ये जो c होते हैं ना कांस्टेंट रहते हैं, किसी भी बहुपद के लास्ट में छिपा होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 11 या फिर 0 या फिर 1/2 या फिर 1/3। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना दोस्तों, कितना होती है, 1 होती है। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में होना चाहिए 1। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है। तो किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है ना 0 होती है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे त्वरण या फिर दंडालेख या फिर बारंबारता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, यानी कि किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस घटना की प्रायिकता होती है। अगर जिस भी घटना की प्रायिकता होती है ना, अगर उसका मान 0 से 1 के बीच होता है ना, तो उसकी प्रायिकता होती है। लेकिन किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो फ्रेंड है जो प्रतिशत में रहे ना, तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये 1 की प्रायिकता होगी क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे -10 दिया गया है। ये -10 जो है ना दोस्तों, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि जो प्रायिकता होती है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 1 के बीच में जो संख्या होती है उसकी प्रायिकता हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं 0 से 100% के बीच जो भी संख्या होती है ना, तो उसकी प्रायिकता हो सकती है। तो यहाँ पे आपको दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि किसकी प्रायिकता हो सकती है। तो 0 से 1 के बीच जो भी संख्या होती है ना, तो उसकी प्रायिकता हो सकती है। और प्रतिशत में अगर रहेगा तो 0 से 100 के बीच में जो भी प्रतिशत में रहेगा ना, तो उसकी प्रायिकता हो सकती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए को देखा जाए, इसकी प्रायिकता हो सकती है, और 15% इसकी भी प्रायिकता हो सकती है। और 1/2 को अगर आप इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 0.5 आएगा, जो कि एक से छोटा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में है, इसलिए इसकी भी प्रायिकता हो सकती है। लेकिन -10 की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे πr² या फिर πr³ या फिर 3πr या फिर πr। तो फ्रेंड वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, क्या होता है, πr² होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पाई का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए। पाई का 2 वैल्यू होता है, एक होता है दोस्तों 22/7, ये होता है पाई का वैल्यू, और दशमलव में होता है आपका 3.14। तो ये दोनों चीज़ को आपको याद होना चाहिए। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, और 3.14। और दोस्तों ये 22/7 एक प्रकार का क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है, और 3.14 ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन जो पाई होती है ना दोस्तों, यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ये भी प्रश्न जो है ना 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया शून्य या फिर विविक्तर या फिर गुणांक और ऑप्शन डी है अशून्य। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, विविक्तर कहा जाता है। और दोस्तों विविक्तर को हम लोग जो है ना कैपिटल डी के द्वारा दिखाते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के प्रश्न है, ठीक है। ये भी प्रश्न जो ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो तो उसे क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो फ्रेंड वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जो त्रिभुज होते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो ये 180 डिग्री होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो संभाव त्रिभुज होते हैं ना, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और पूछे ही जाएंगे, संभाव त्रिभुज के प्रत्येक कोनों मतलब प्रत्येक कोण जो होता है ना दोस्तों कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संभाव त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो ना 110% पूछे जाएंगे। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सभी संभाव त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको समरूप या फिर सर्वांगसम या फिर समानुपाती और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड सभी संभाव त्रिभुज क्या होते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा समरूप, सर्वांगसम और समानुपाती क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं समरूप, क्योंकि जितने भी संभाव त्रिभुज होते हैं ना वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप कहने का अर्थ है दोस्तों जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संभाव त्रिभुज कहते हैं। तो संभाव त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि संभाव त्रिभुज किसको कहेंगे दोस्तों, मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संभाव त्रिभुज कहेंगे। और जितने भी संभाव त्रिभुज है ना वो मतलब क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं, एक दूसरे की बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। प्रश्न ये रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है। बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दे माध्य या फिर माध्य का, और ऑप्शन सी है बहुलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या कहलाता है, तो माध्य कहलाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% ये भी वायरल प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ax प्लस बी, या फिर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो फ्रेंड त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना क्या होता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो फ्रेंड ओरिजिन पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंड मूल बिंदु क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए, ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मूल बिंदु कहते हैं। ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है और ये आपका होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि वाई अक्ष से दूरी, मतलब किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है, भुज। और कोटि किसे कहते हैं कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कोटि कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए साथ में, ठीक है। और दोस्तों मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना 0,0 होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बता रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि एक्स मतलब एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भुज या फिर कोटि, और ऑप्शन सी मूल बिंदु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से बता देते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और दोस्तों ये भुज का निर्देशांक क्या होता है, x,0 होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भुज या फिर कोटि या फिर मूल बिंदु, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और दोस्तों ये कोटि का निर्देशांक क्या होता है, 0,y होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 5 या फिर अनंत। तो फ्रेंड वृत्त पे जो है ना कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसा कि आपका ये वृत्त हो गया। तो वृत्त पर जो है ना दोस्तों कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कुछ ऐसे हम लोग खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं। यानी कि वृत्त पर जो है ना दोस्तों अनंत हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से जो ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 ही गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये पहला और ये दूसरा। यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ 2 ही गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न जो है ना 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको पूछ रहा है आपसे कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। यानी कि असंभव घटना तथा संभव घटना की जो प्रायिकता होती है ना कितना होती है, 1 होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना 110% पूछे जाएंगे। तो प्रश्न एक रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 360 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री, और ऑप्शन डी है 100 डिग्री। तो फ्रेंड चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है ना दोस्तों कितना होता है, वही आपको बताना है। तो 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे देखिएगा कि 1.02, फिर यहाँ पे डबल शून्य है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे ट्रिपल शून्य है, फिर 2 है, यहाँ पे फिर 4 को शून्य हो जाएगा, डॉट 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 एक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि दशमलव के बाद शून्य जो होते हैं ना दोस्तों किसी खास अंक के बाद इसकी संख्या जो है ना बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 शून्य है तो यहाँ पे 2 शून्य, फिर यहाँ पे 3 शून्य, और यहाँ पे 4 शून्य, फिर 2 आएगा, फिर 5 शून्य आएगा। तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप सब जो है याद रखने का कोशिश कीजिएगा। इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, अशांत अनावर्ती जो भी संख्या होती है ना तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिंपल प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि भाज्य बराबर डॉट 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 भागफल प्लस शेषफल। कहने का अर्थ है भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ये बच्चे को याद है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 110% पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि एक बाह्य बिंदु देखिएगा, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ एक प्रकार का हम वृत्त बना लेते हैं और वृत्त के बाह्य बिंदु से
खींची गई जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है ना दोस्तों, क्या होती है, समान होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबाई है तो दूसरा वाला रेखा भी क्या होगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर ही लंबाई का होगा, यानी कि बराबर होती है स्पर्श रेखा की लंबाई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि आपको यहाँ पे बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में तो यहाँ पे यह एक प्रकार का वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है दोस्तों, जीवा इसको कहते हैं, ये सब क्या होता है दोस्तों, जीवा होता है, ठीक है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना दोस्तों, वो बीच में होगा, और जो बीच में जीवा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। यानी कि जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है दोस्तों, वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और दोस्तों ये व्यास को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डी के द्वारा दिखाते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये जो व्यास होते हैं ना, त्रिज्या का आधा होते हैं, यानी कि डी बराबर क्या होते हैं, r/2 होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त पर जो है ना दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, वही प्रश्न हम आपको पहले बताए। तो वृत्त के केंद्र पे जो ना कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो ना 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको समरूप या फिर सर्वांगसम या फिर समानुपाती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त क्या कहलाती है, वही आपको बताना है, कैसा होता है, किस प्रकार का। तो फ्रेंड यह एक प्रकार का वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लिए 5 सेंटीमीटर है, और इससे बड़ा कुछ एक प्रकार का वृत्त है और इसकी त्रिज्या मान लिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर का मान कितना लेंगे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर लेंगे, और ये जो दूसरा वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या मान ली हम लोग 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड यहाँ पे दोनों वृत्त है और दोनों वृत्त है, ठीक है, ये एक दूसरे के जैसा ही दिखता है, मतलब समान दिखता है, मतलब समरूप क्या होता है, जो एक जैसा दिखेगा दोस्तों, ये भी गोल है तो ये भी गोल है, तो ये एक दूसरे के जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का क्या कहलाएगा, मतलब दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाला जो वृत्त होता है ना दोस्तों, कैसा होता है, समरूप होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि बहुलक बराबर 3-2 माध्यक, कहने का अर्थ है जो बहुलक होते हैं ना दोस्तों, बहुलक बराबर क्या होते हैं, 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो है ना पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 0 होता है, या फिर 1 होता है, या फिर 2 होता है, या फिर 5 होता है। तो फ्रेंड असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है ना, कितनी होती है, वही आपको बताना है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है ना, कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अनुपात, या फिर सार्व अंतर, या फिर समानुपात, या फिर गुणांक। तो फ्रेंड एपी के क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो ना पूछे ही जाएंगे। तो प्रश्न एक रहा है कि क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गोला, या फिर कीप, या फिर छिन्नक, या फिर वृत्त। तो फ्रेंड क्रिकेट गेंद का जो स्वरूप होता है ना, कैसा दिखता है, वो गोला दिखता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के मैथ्स का यहाँ पे जो है ना 30 वायरल प्रश्न को देख चुके हैं। अगर आप ये 30 प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में
ये 30% में से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर का प्रश्न था, इसलिए आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।